Hello everyone. This is Dr. Anjali Srivastava with my YouTube channel आदर्श आलिया। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और डिसऑर्डर्स रादर एंड ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। हार्मोन्स का कभी कभी जो हमारी ईटिंग डिसऑर्डर्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का ये, जो कि जूलॉजी के हिसाब से तो सिलेबस में जैसा मेंशन किया हुआ है, एमएससी सेकंड सेमेस्टर की लड़कियों ने जो सिलेबस भेजा है उसका ये लास्ट सब टॉपिक है। इसके पहले करीब 8 वीडियोस हम एंडोक्राइनोलॉजी पे बना चुके हैं as per the syllabus of the MSc semester 2 which I have been sent। इसमें ये आखिरी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा जनरल अवेयरनेस से जुड़ी हुई टॉपिक है। बहुत सारी दिलचस्प बातें इसमें जानने की है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कभी कभी बहुत अचानक तरीके से बहुत मजाक भी उड़ाते रहे होंगे, रहते हैं। कभी कभी तो मुझे फील होता है कि इसमें से कुछ ईटिंग डिसऑर्डर मेरे में भी है कि अचानक से इतनी भूख लगने लगती है कि अचानक से बहुत खाने लगते हैं, या कुछ लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, खास तौर से लेडीज में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो खाने के लिए, थिननेस के लिए, बॉडी की स्लिम शेप के लिए इतने ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि धीरे धीरे उनका खाना ही छूट जाता है। या कभी कभी खास तौर से ये देखा जाता है छोटे बच्चों में, जिनमें पिका की तरह की एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है, जो बिना फूड वाली चीजें खाने लगते हैं, जिनको जियोफैजिया भी कहते हैं। तो ये हम देखने जा रहे हैं, जिसमें ये हियर इज द समरी ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर्स। कितने तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, बट इनमें मेनली हमारा कंसर्न है दिस इज द हार्मोनल डिसऑर्डर्स। ये चैप्टर हार्मोनल डिसऑर्डर्स का है। तो हार्मोनल, दिस इज द लिस्ट ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, these are the hormonal disorders which are related with the hormonal imbalance: anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, that is BED, BED, and other specified eating disorder, OACD। इसे EDNOS भी कहते हैं, eating disorder, EDNOS, eating disorders not otherwise specified, EDNOS या other specified eating disorder, OSED। दो तरीकों से, दोनों में दोनों चीजें एक ही हैं, OSED और EDNOS, eating disorder not otherwise specified। Now these are certain eating disorders which are not very much clinically manifested। इनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या बहुत ज्यादा मेडिकल मैनुअल में ये नहीं आते हैं। दैट इज कंपल्सिव ओवर ईटिंग, डाइबुलेमिया, ऑर्थोरेक्सिया नर्वोसा, ड्रंकोरेक्सिया एंड प्रोजिरोरेक्सिया। दीज आर नॉट क्लिनिकली स्पेसिफाइड। अब हम बहुत ज्यादा वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना चाहते हैं ताकि आम पब्लिक भी इंटरेस्टिंगली इसको पढ़े, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस। एंड देन अनदर टाइप इज फाउंड मोस्टली in the preteen, rather infant children, बहुत छोटे बच्चों में, जिसमें एक है फूड क्रेविंग और दूसरा है पीका। दैट इज बहुत ही एबनॉर्मल चीजें, जियोफैजिया भी इसको कहते हैं, जैसे मिट्टी खाना, चौक खाना, पेपर खाना। बट दिस इज नॉट रिलेटेड विद द हॉर्मोन्स इन जनरल। अभी तक जितना पता है हार्मोनल डिसऑर्डर ये नहीं है। तो हार्मोनल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एनोरेक्सिया है, बुलीमिया है और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। नाउ बिफोर गोइंग इनटू, अब हम देखते हैं वन बाय वन, बट क्योंकि इसको हम एक एक स्लाइड फिर से नहीं देखेंगे, आपके नोट्स के लिए स्लाइड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करके इसको शॉर्ट करना चाहते हैं कि आम लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट जगे कि एक्चुअली होता क्या है। बहुत बार हम बहुत सारे बच्चों को, बहुत बार ईटिंग डिसऑर्डर वाली पर्सन्स को बड़े हेट्रेड की निगाह से देखते हैं कि वो सिर्फ खाता ही रहता है, या अजीब उसकी आदत है, या बिल्कुल खाता ही नहीं है, वो तो बस पतले होने के लिए वो ऐसे कर रही है कि वो
भले ही गिरती पड़ती रहे। बहुत मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि एक लड़की एग्जामिनेशन के समय जब मैं कंट्रोलर थी, बेहोश हो गई। जब डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि वो 5 दिन से खाना ही नहीं खा रही थी। तो हमें लगता है, उस समय मुझे भी गुस्सा आया था, बट नाउ आई नो कि जब हार्मोनल डिसबैलेंस की बातें मैंने पढ़ी तो पता चला कि धीरे धीरे ये हैबिट में आता जा रहा है आजकल। दैट कॉन्शियस बहुत ज्यादा जो होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत शौक से ही कर रहे हैं। और जो बहुत खा रहे हैं उनमें भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है। कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, कुछ माल न्यूट्रिशन की वजह से हैं, कुछ स्टारवेशन की वजह से हैं, और कुछ अपने प्रैक्टिसेस, बहुत बार अपनी जो उनकी लिविंग स्टाइल है, जैसे फीमेल जैसे एथलीट्स हैं, एथलीट्स को बहुत सारे अपने खाने की हैबिट्स अपने प्रोफेशन के हिसाब से सुधारनी पड़ती है, जो बहुत बार उनके लिए नुकसानदेह भी होने लगता है। सो लेट अस कट शॉर्ट एंड कम टू द टॉपिक। अगर हम ये टू द टॉपिक आए और थो, थोड़ा सा शॉर्ट में हम पहले एक बार देख लें ईटिंग डिसऑर्डर्स। नाउ ईटिंग डिसऑर्डर्स आर एनोरेक्सिया, एज वी हैव सीन। 3 बहुत इंपॉर्टेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं अगर हम क्लासिफाई करें ईटिंग डिसऑर्डर्स को। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स may be classified as anorexia nervosa, as the name says, nerve से रिलेशन है। देन मेनली बहुत जगह आप इस तरह का भी क्लासिफिकेशन देखिएगा, बुलीमिया, बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा। और बुलीमिया का ही 2 सब टाइप है, एक बिंजे ईटिंग डिसऑर्डर, बेड, एंड अनदर इज, दैट इज नॉट एक्चुअली यहाँ पर नर्वोसा नहीं लिख करके, दिस इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। कहीं पे आप 3 डिसऑर्डर सीधा लिखते हैं, बुलीमिया nervosa. Then third type is EDNOS, eating disorder, not otherwise eating disorder not otherwise specified. Then the last one, as we have seen, कुछ जियोफेजिया, जो जब जियो का मतलब होता है geographical material या earthen materials, that is pica. So this is not related with the hormonal disorder. But these 3 forms, anorexia nervosa, binge eating, bulimia nervosa, these are closely related. Some कभी-कभी ये genetic factors भी इसके लिए responsible हो सकते हैं, but these are closely related to hormonal disbalance. These negative effects of eating disorders can be extensively with serious consequences that threaten psychological, emotional and physical well-being. बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न की चीजें हो सकती हैं। The eating disorders have the potential to cause damage to every organ system in the body. The unhealthy eating effect disorders can negatively affect cardiovascular system. किन किन पार्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं? कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे सीरियस इफेक्ट्स होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, देन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नर्व्स रिलेटेड, क्योंकि ये हार्मोन्स, ऑलरेडी वी नो कि हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं बॉडी के होम्योस्टेसिस को, कोऑर्डिनेशन को, और उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है ब्रेन का हाइपोथैलेमस।
and the final is the endocrine system, that is the hormones. तो ये चार main systems हैं, and that mainly that overall हम कह सकते हैं कि बॉडी के सारे सिस्टम्स को ये चार तरीकों से या इन चार वेज में, इन 4 ways the eating disorder may affect, the different problems may be. Now first is anorexia nervosa. What is this this anorexia nervosa? It is the resultant of the starvation. ये starvation की वजह से भी होता है, malnutrition की वजह से होता है, या इसका रिजल्ट malnutrition में होता है, that is excessively thinness. बॉडी में पुअर ईटिंग की वजह से बहुत ही मतलब पेशेंट इसके खाना ही नहीं खाना चाहते हैं. That may lead to starvation. अब इसकी वजहें बहुत बार मजबूरी भी होती हैं, बहुत बार शौकिया भी होती हैं, जो धीरे धीरे आदत में बदलती चली जाती हैं. That is it can be said that anorexia nervosa takes place due to metabolic starvation, and here the concentrations of the resultant concentrations of sexual and thyroid hormones will fall, possibly causing osteoporosis and weakness of bone over time. इतना ज्यादा बहुत excessively thinness हो जाता है, जैसा हम यहाँ पे आप देख सकती हैं, पूरे रिब्स दिख रहे हैं, बॉडी के बहुत ही पतला बॉडी है हो गया है, और इसकी वजह से अल्टीमेटली बहुत सारे इफेक्ट्स इस पे होते हैं. सेक्सुअल लाइफ पर असर होता है, थायराइड डिसबैलेंसेस होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, वीकनेस ऑफ बोन हो सकता है. करीब करीब ओवरऑल अप टू 20% ऑफ सच पेशेंट्स में डाई इवन. अल्टीमेट रिजल्टेंट डेथ भी हो सकती है. बहुत ही ज्यादा प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट बीट रेट बहुत कम हो जाता है. So a number of factors. So students, here I am in very short I am giving all the details, और ये सारी जो बातें मैं बोल रही हूँ ये आपको आगे के स्लाइड्स में लिखे हुए हैं. मैं एक बार शॉर्ट में तीनों डिजीज के बारे में, थोड़ा आपको डिसऑर्डर के बारे में बता देती हूँ, और उसके बाद हम तेजी से बढ़ जाएंगे स्लाइड्स पे, ताकि और एक एक पॉइंट देख करके, ताकि छोटा हो सके वीडियो, आपको भी इंटरेस्ट बना रहे. This is the anorexia nervosa. This is due to less or very less eating, मतलब बहुत ही कम खाना. अब इसके वजह कई हैं. कभी कभी लाइफस्टाइल की वजह से, कभी शौक से, कभी आदत बन जाती है, कभी मजबूरी हो जाती है, खाना मिलता ही नहीं है. तो जो भी वजह हो, वजह कई हो सकते हैं, बट इनके रिजल्टेंट बहुत खराब इफेक्ट्स पड़ते हैं लॉन्ग टर्म में. अगर जल्दी इसको रिकवर नहीं किया गया, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को दूर नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो इसके रिजल्ट्स बहुत खराब हो सकते हैं. सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, सीवियर हेयर लॉस, थिननेस, स्किन प्रॉब्लम्स, हाइपोथायराइडिज्म, देन हाइपोकैलीमिया, कैल्शियम बहुत कम हो जाता है. सो दैट डिटेल्स वी विल सी इन द स्लाइड्स. Then is the bulimia. Bulimia is overeating. This is undereating. Anorexia is undereating, बिल्कुल ही कम खाना. Bulimia is overeating, बहुत ज्यादा खाना. अब ये बुलीमिया को यूजुअली थोड़ा सा, बुलीमिया के पेशेंट्स या बुलीमिया के सफरर्स हम कह सकते हैं, पेशेंट्स से ज्यादा, वो उसकी कई वजह हो सकती है. जैसा हम इसके पहले वीडियो में हमने देखा था, स्ट्रेस भी दोनों ही स्थितियों में, stress is one of the major causes of eating disorders and hormonal balance. स्ट्रेस, जो कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसके डिसबैलेंस से, उसके इम्बैलेंस से भी दोनों ही कंडीशंस हो सकते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया. जो इम्बैलेंस हार्मोन्स में होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन से, नर्व से कंट्रोल होते हैं, नर्वस सेंटर से आते हैं, पिट्यूटरी को इफेक्ट करते हैं, एड्रीनल को इफेक्ट करते हैं,
इन टर्न थायराइड को इफेक्ट करते हैं, गोनाड्स को इफेक्ट करते हैं। तो हार्मोनल डिसबैलेंस ईटिंग डिसऑर्डर के मेनली इन 4 जगहों पर इफेक्ट करते हैं: थायराइड एक्सिस, गोनाडल एक्सिस, देन एड्रिनल एक्सिस एंड आल्सो द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। जो हमने पहले भी देखा था कि बहुत सारे सेल्स लिवर के, किडनी के, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ से एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसमें लेप्टिन है, ग्रेलिन है, पीवाईवाई है। सो ये सारी इन सब का पर इफेक्ट, ये सारे हार्मोन्स अफेक्टेड होते हैं बाय द हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक सेंटर इन द ब्रेन थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो बुलीमिया में 2 तरह का हो सकता है: बिंजे ईटिंग, अंधाधुंध खाते जाना। दिस रिजल्ट्स इनटू ओबेसिटी। दिस यूजुअली रिजल्ट्स इनटू ओबेसिटी। ये बिंजे ईटिंग का जो हैबिट है, सबसे ज्यादा ईटिंग डिसऑर्डर यही पाया जाता है। इसमें बेहिसाब खाते चले जाते हैं पेशेंट्स या सफरर्स, और कई वजहों से, कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी मेंटल डिप्रेशन की वजह से, कभी साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफी भूख लगती है। इतनी ज्यादा भूख लगती है कि कंटिन्यूअस खाते चले जाते हैं, और जो खाना एक्सेस खा रहे हैं उसकी वजह से गिल्ट कॉन्शियसनेस होने लगता है। फिर पेशेंट छिपा के खाना चाहते हैं, अकेले खाना चाहते हैं ताकि लोग देखें नहीं। 2 घंटे से ज्यादा वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ह्यूज अमाउंट में एक साथ खाना उनकी टेंडेंसी हो जाती है। तो दीज आर द बिंजे ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड इट जनरली रिजल्ट्स इनटू ओबेसिटी। इसमें बहुत ज्यादा ओवर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये ओवर वेट फिर से हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। सेक्सुअल लाइफ बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो सकती है, बोन्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये तो हमने पहले भी देखा है कि हार्मोन से रिलेटेड थायराइड के, एड्रिनल के, गोनाड्स के, गोनाडोट्रोपिक लेवल पे हो सकते हैं। द दिस बुलीमिया का दूसरा फॉर्म है बुलीमिया नर्वोसा। इसमें बहुत एक पिक्यूलियर बात होती है कि वेट गेन इसमें एक्सेसिव नहीं होता है। खाते तो चले जाते हैं, बट वेट गेन रिमेन्स अंडर कंट्रोल ड्यू टू वेरियस रीजंस। सबसे ज्यादा खाने की इच्छा तो बहुत होती है, पर उसके बाद इस डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनमें एक बहुत पिक्यूलियर हैबिट होती है कि वो जो खाना एक्सेस खाते हैं उसको बॉडी में फैट में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री बिहेवियर शो करते हैं, जैसे मुंह में उंगली डाल करके उल्टी कर देना, या लैक्सेटिव्स यूज करके बॉवेल को क्लीन कर देना, या एंटी डायूरेटिक ड्रग्स यूज करके एक्सेसिव यूरिनेशन से खाने का को बाहर निकालना। तो ये सब अननेचुरल तरीकों से बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट्स अपने वेट को कंट्रोल रखते हैं। वेट एक्सेसिव नहीं होता है, फिर भी कुछ तो बढ़ता ही है, बट बियॉन्ड कंट्रोल नहीं जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, क्योंकि खाना उनका बहुत डिसबैलेंस्ड है। जो उनको अच्छा लगता है, जो मिलता है रादर स्ट्रेस के टाइम में या बहुत सारे साइकोलॉजिकल कंडीशंस में, जो मिलता है वो खाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन, और उसके बाद उसको फैट में कन्वर्ट होने से पहले उसको अननेचुरल तरीकों से मुंह में उंगली डाल के या कुछ और नमक पानी पी के, आर्टिफिशियली वॉमिट करके, डिसेंट्री के मेडिसिन खा के, लैक्सेटिव्स खा के, एंटी डायरेटिक ड्रग्स खा करके उनको निकाल देते हैं। तो वो हो गया बुलिमिया नर्वोसा। देन थर्ड टाइप जो है ईटिंग डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब ये एक पूरा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिनको हम लास्ट स्लाइड में देखते हैं। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं है और बहुत ज्यादा इन पर स्टडी भी नहीं हुई है, बट ये भी ज्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, इनके जो एंडोक्रिनल पार्ट्स हैं उनके हार्मोन के डिसबैलेंस से ये ज्यादा होता है। सो नाउ ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है सारे डिजीजेस के बारे में। आई थिंक बहुत शॉर्ट में
अब हम इसको अगर डिटेल्स में स्लाइड्स वाइज देख लें, ईटिंग डिसऑर्डर सच एज एनोरेक्सिया इम्पैक्ट हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड सेल्फ स्टारवेशन। दिस वी हैव सीन, ये माल न्यूट्रिशन इसकी वजह से होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सेक्सुअल and thyroid hormones will fall. Now the resultant clinical manifestation, the symptoms and the treatment, one by one we are going to see. और बहुत डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, जो नोट्स के लिए जैसे लेप्टिन का, ग्रेलिन का इंटरैक्शंस, एक्शंस, कहाँ उनके क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, these things you can take from these notes. Now we are moving a bit fast ahead, क्योंकि हमने मेन पॉइंट्स देख लिए हैं. Possibly causing osteoporosis, weakening of bone over time. These are the side effects or the symptoms or the clinical manifestations of anorexia nervosa, the first hormonal disorder. Now, the hormonal changes take place in a person with eating disorder in response to starvation. This is for the anorexia. Uh, Eating disorder begin in childhood or during the preteen year. Hormone that control puberty and growth will fail, leading to reduced development and maturation of bones. Now, अगर बहुत अर्ली एज में माल न्यूट्रिशन की वजह से या एनोरेक्सिया अपीयर होने लगे, दैट इज जेनेटिक फैक्टर की वजह, डेफिनेटली प्री टीन एज में बच्चा इतना तो कॉन्शियस नहीं होगा कि उसके वेट बढ़ जाएगी, बट जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से उसमें एनोरेक्सिया के या माल न्यूट्रिशन की वजह क्रिएट हो सकती हैं, या फिर उनके मजबूरियों से जहां उनको खाना ही नहीं मिले. ऐसा हमारे यहाँ, हमारे देश में तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको खाना मिलता ही नहीं है, एंड दे आर फोर्स्ड टू स्टार्व. तो ऐसे स्थिति में मेंटल रिडक्शन, प्यूबर्टी कंट्रोल बहुत बैडली अफेक्टेड होता है, मैचुरेशन ऑफ बोन्स बैडली अफेक्टेड होता है. ईटिंग डिसऑर्डर्स आल्सो कैन अफेक्ट थायराइड हार्मोन लेवल, leading to hypothyroidism, which makes people feel the cold more, बहुत ठंड लगती है, बहुत constipated होते हैं, और very dry skin and other dermatological conditions. So malnutrition की वजह से ये सारे features हो सकते हैं. Now endocrine manifestations of eating disorders. Here I think this is all the repetitions what I have seen. What we have seen, जो हम आपको बता चुके हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स, हार्मोन्स एंड हाइपोथैलेमिक एक्सिस के कंट्रोल की में गड़बड़ी होने से शुरू होती हैं ये प्रॉब्लम्स, एंड in because there is certain problem in receiving the input from neuroendocrine signals sensitive to satiety and food intake, and in turn may be poised to provide significant in energy conservations. These adaptive changes are described including thyroid. These have been described in the upcoming slides. Now, the first is anorexia nervosa, characterized by classic triad of amenorrhea. Amenorrhea is reduced or no menstrual cycle, weight loss, and psychiatric disturbances. Bulimia nervosa is related to previous anoretic behavior and is characterized by gorging followed by periods of severe food restriction. कभी बहुत ज्यादा अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं खाएं नहीं खाएं, और जब खाने लगते हैं तो बिल्कुल गॉर्जिंग, मतलब खाते चले जाते हैं वाली स्थिति हो जाती है. अनयूजुअल मेथड्स आर एम्प्लॉयड टू लूज वेट, इंक्लूडिंग वॉमिटिंग एंड अब्यूज ऑफ डायूरेटिक्स और लैक्सेटिव्स. एज आई हैव टोल्ड यू, अननेचुरल तरीकों से वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. Now the third type, the binge eating disorder, has been considered as initial or modified form of bulimia. In this, normal weight is maintained in spite of excessive eating by supplementary methods as mentioned for bulimia. सप्लीमेंट्री ये जो तरीके हैं उनसे कंट्रोल किया जाता है वेट को. Some eating disorders are classified as eating disorder not otherwise specified, EDNOS, that is associated with excessive exercise. ये EDNOS की वजह में अभी हम आगे देखेंगे कि फीमेल एथलीट्स में ये ज्यादा पाया जाता है, जो अपने फूड कंट्रोल को डिफरेंट तरीकों से अपने जो उनका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड फूड कंट्रोल करती हैं, और उनके वजह से करती हैं या करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स अपीयर होने लगते हैं, अगेन एसोसिएटेड विद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमिक एक्सिस,
जहाँ से न्यूरोसिक्रेशंस निकल के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, तो वहां पर जब इफेक्ट होता है तो ये बीमारियां अपीयर होती हैं. ऑल दीज कंडीशंस आर मोर कॉमन इन वुमेन. दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग. 90% केसेस में ईटिंग डिसऑर्डर विमेन में पाए जाते हैं, वेयर थिननेस इज एडवांटेजियस, जो जहाँ पर ज्यादा, अब और ज्यादा जैसे जैसे हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, हेल्थ कॉन्शियसनेस का मतलब हम लेने लगे हैं कि अपनी बॉडी को स्लिम एंड ट्रिम रखना. सो दैट इज द डांसर्स हैं, कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स हैं, जिमनास्ट हैं, these are long distance runners हैं, they are very much conscious of their weight, and that results into these eating disorders. Now, in anorexia nervosa, the hormonal changes may result into the low level due to the, as we have already seen, पहले भी हम बताएं, ये इनके जो हाइपोथैलेमिक एक्सिस से रिलीज होने वाले पिट्यूटरी के थ्रू ACTH, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है, वहां से डिसऑर्डर हो सकता है. थायराइड हार्मोन के T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, तीनों ही हार्मोन के सिक्रीशन में डिसएफिशिएंसी आ सकती है, गड़बड़ी हो सकती है. फिर थायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, पिट्यूटरी तो है ही, पिट्यूटरी से ही ये सब हार्मोन्स को, ये बाकी के जो थायराइड है, गोनाड्स हैं, एड्रिनल है, पैंक्रियास है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स हैं, इन सभी को कंट्रोल पिट्यूटरी करता है. तो हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू होता है ज्यादातर हाइपोथैलेमिक लेवल पे. अगर ये हार्मोनल डिसबैलेंस में आने लगे ईटिंग डिसऑर्डर, तो और अल्टीमेट होता है विद द सेक्सुअल अफेक्शन, सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज में, दैट इज इनफर्टिलिटी तक भी स्थिति जा सकती है अगर एक्सेसिव ईटिंग डिसऑर्डर कंटिन्यू करता है तो. इन एनोरेक्सिया नर्वोसा, PCOS, इस पे पूरी फुल वीडियो हम बना चुके हैं. एनोरेक्सिया नर्वोसा के एक्सट्रीम केसेस में LH, दैट इज लैक्टिक हार्मोन के सिक्रीशन को इफेक्ट बहुत ज्यादा करता है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है. एंड नेचुरली यू कैन वेल इमेजिन कि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम that undergoes, that gets affected, creating the PCOD or the PCOS conditions that we have already seen. So this is these are the parts: skin, the different types of hormones from the gastrointestinal tract and ovarian and reproductive hormones. यहाँ reproductive hormones को में defects होते हैं. Intestine, gastrointestinal tract के cells हैं, leptin है, ghrelin है, वहां पर इफेक्ट होता है. बॉडी फ्लूइड्स पर इफेक्ट करते हैं, किडनीज पर इफेक्ट करते हैं, मसल्स एंड जॉइंट्स पर इफेक्ट करते हैं. सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स, ब्रेन एंड नर्व से शुरू करके हेयर, हार्ट, ब्लड. एनोरेक्सिया में बहुत ही ज्यादा एनीमिक कंडीशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, टेम्परेचर बॉडी का अब नॉर्मली लो हो जाता है, LH का सिक्रीशन बहुत बैडली इफेक्टेड होता है. So with recovery, अगर these are the after effects of the recovery, अगर proper treatment शुरू किया जाए, sleep associated problems भी होते हैं, तो अगर recovery होने लगे तो LH के secretion को की normalcy maintain की जाती है, तो बहुत सारे characters को revive भी किया जा सकता है. Additional hormone changes of anorexia eating disorders are low leptin level. Then we know what is leptin, इसका डिटेल्स आप देख चुके हैं. ये लिवर किडनी से सिक्रीट होता है. इट चेंजेस रैपिडली विद फूड रेस्ट्रिक्शन. फैट सेल्स को लेप्टिन के सिक्रीशन कम अगर होता है या ज्यादा होता है, डिसबैलेंस्ड होता है, तो जो स्टोर्ड फैट है उसको डाइजेस्ट करने लगता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में. जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड फैट हैं, वो वहां से ग्लूकोज का डाइजेशन करने लग जाते हैं सेल्स. So that may cause in the hormonal disbalance effects. Then fasting will delay this rise. So these are the facts that you can take details about. जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि एक एक पॉइंट वाइज अपने नोट के लिए आप पॉइंट्स इन स्लाइड से ले सकती हैं. पेप्टाइड PYY, like leptin, this is another hormone that is also secreted in response to caloric intake from the gastrointestinal tract.
and that is also derived from the gut, and that also affects in obesity में ये काफी कम होते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन से भी. अब इस रोडेंट पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि ये फूड इनटेक की कैपेसिटी को कम करता है. तो ऐसी इनका सिक्रीशंस अगर होने लगे तो अगेन इट कॉजेज इनटू द malnutritive conditions. लगता है जैसे खाना बिल्कुल नहीं मिला. It is so these are the effects. Then other neuropeptides like ghrelin जो स्टमक के गैस्ट्रिक सेल सिक्रीट करते हैं, उनके effects found to be normal in anorexia. The ghrelin was elevated. So these are the hormones. अब ये कैसे act करते हैं, you can go through these points for your notes. I've already seen told that hypothalamus से GnRH, that is gonadotropic releasing hormone secrete होता है. पिट्यूटरी पर आता है, पिट्यूटरी से ओवरी और टेस्टिस तक जाता है और वहां पे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को कंट्रोल करता है. तो इस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है एनोरेक्सिया नर्वोसा. दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय opiomelanocortin hormone that controls the MSH, that is melanin secreting hormone, ACTH, and endorphin. These are the hormones which affect as this is an agouti related peptide. agouti मतलब जो जोड़ों में जो तकलीफ होती है जिसको गठिया भी कहते हैं. So these are the scientific terms which you can take for your notes from here. Then adrenal axis को affect करता है, insulin like growth factors create करता है, that affects the secretion of T3 and T4 thyroid के hormones को control करते हैं, and that differentiating anorexia nervosa from pituitary insufficiency. अब we have already seen, and हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पिट्यूटरी, एड्रीनल, थायराइड एंड गोनाड्स, दीज आर द मेजर एंडोक्राइन हार्मोन्स सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस से शुरू होता है. हाइपोथैलेमस या नर्वस सेंटर से शुरू होकर के हाइपोथैलेमिक सेंटर में जो न्यूरॉन है या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वहां से डिफेक्ट्स शुरू होते हैं, वो पहुंचते हैं पिट्यूटरी तक, पिट्यूटरी से आते हैं थायराइड में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में एंड गोनाड्स में, एंड दे कॉज दिस इज द corticotropin releasing factors. These all details we have already seen in the previous videos, जहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स का हमने देखा, cortisol stress related hormones देखा है. So these things we have already seen. Then this is the ghrelin axis. Increased GH level accompanied by decreased IGF, insulin-like growth factor, जिनकी वजह से भी hormonal disbalance create होता है, deeply related with nutritional status including body fat mass, BMI, body mass index, and leptin. These are the technical terms. Thyroid axis. Now all the points we have already seen कि थायराइड एक्सिस को भी इफेक्ट करता है, T3 T4 लेवल को डिक्रीज करता है, और नेचुरली कुशन्स डिजीज की तरह के इफेक्ट्स देखेंगे. कुशन्स डिजीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं. जब हम एड्रिनल डिसऑर्डर्स देख रहे थे तब बहुत सारे जो स्किन पे पैचेज बनते हैं, रिटार्डेशन होता है, पुअर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, हेयर फॉल होता है, बैडनेस होता है. देन ब्रैडीकार्डिया, दैट इज हार्ट रेट लो बहुत कम हो जाता है. हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. डिलेड एंकल रिफ्लेक्सेस, एंकल में के जॉइंट रिफ्लेक्सेस बहुत delayed होते हैं. Then there are the calcium release is very much affected. So these are certain results. Increase in cortisol stimulates gluconeogenesis. Glucose जो stored glucose है उसको break करके glucose utilization को decrease कर देता है. Decrease in gonadotropins with a loss of fertility are all appropriate adaptations of anorexia. Then the gonadal axis. गोनाड्स पर किस तरह का इफेक्ट होता है, एस्ट्रोजन एफिशिएंसी हो जाती है,
डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड अकॉर्डिंगली टेस्टोस्टेरोन, बट टेस्टोस्टेरोन पे जितना ज्यादा इफेक्ट नहीं पाया गया है, उससे ज्यादा एस्ट्रोजन या फीमेल में बहुत ज्यादा एनोरेक्सिया नर्वोसा के इफेक्ट्स देखे गए. So this is about anorexia nervosa. Then comes the bulimia. Bulimia is an eating disorder marked by recurring episodes of binge eating that may be followed by restrictive eating and inappropriate behavior to prevent weight gain. Inappropriate behavior में हम देख चुके हैं, vomiting, laxative, diuretics, excessive exercise, ये सब तरीकों से वेट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है. द सिंड्रोम इज मार्क्ड बाय लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल बहुत कम हो जाता है. इम्पल्सिव बिहेवियर, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है. अल्कोहलिज्म, किसी तरह का ड्रग यूज हो सकता है. सो दीज आर द शॉपलिफ्टिंग, मतलब नॉर्मल से बिल्कुल हट करके बिहेवियर्स. साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स भी बुलिमिया में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किए गए हैं. This precedes bulimia may determine the presence of endocrine findings. इसकी वजह से patients with bulimia nervosa are sometimes classified as having the purging, that is वही कि कुछ भी करके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को, बॉवेल को बिल्कुल खाली कर दो ताकि स्टोर फैट में नहीं बदल सके. और नॉन पर्जिंग टाइप, लैटर बीइंग लेस सीवियर. अब नॉन पर्जिंग टाइप जो है वो जिसमें कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करें या वॉमिटिंग करें, किसी भी गलत तरीकों से लिपोसक्शन और वो सब नहीं यूज करके, हैविंग मोर साइकेट्रिक कॉमोर्बिडिटी, more metabolic disturbances and low weight. Depression is also common. Often the bulimic behavior evolves from the completely restricting anorexia nervosa, just reverse actions. Weight fluctuates but is generally not at low levels. Metabolic issues causes serious health problems. Bulimia में serious health problems होते हैं. वेट कंट्रोल होता है बट अदर डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. Now they have a wide variety of medical problems like tooth decay, parotid, एक salivary gland, जो सबसे बड़ा salivary gland है, का जो पार्ट है, that becomes enlarged. कार्पोपीडल स्पाज्म, हाथ पैर की उंगलियों में अकड़न आने लगती है. स्टमक रप्चर, स्टमक के वॉल में रप्चर हो सकता है. मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, बहुत अल्कली बेस का प्रोडक्शन, बेसिक कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन होने लगता है. हाइपर कैरोटीनीमिया, कैरोटीनीमिया में हाइपर कैरोटीन का सिक्रीशंस, हाइपर कैल्शियम का सिक्रीशंस, एंड पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियास में अल्सर्स होने लगते हैं. सो दीज मे बी द ultimate result or the severe results of bulimia. Multiple neuroendocrine abnormalities exist in the bulimic patients that may be related with the menstrual irregularity, but the incidence is highly variable. Menstruation में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है ओबेसिटी का और फीमेल्स में बुलीमिया का. Develop when weight is within a reasonable range. Bulimic behavior is often secretive. Patients will often not admit to this behavior. मानने को तैयार नहीं होते हैं पेशेंट्स कि उन्हें कुछ बीमारी की तरह की चीज है. ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल कंडीशंस होता है बुलिमिया के पेशेंट्स का. though they are eating more, their food is not healthy, and that results into the hypothyroidism. T3 T4 levels कम होते हैं. Menstrual irregularity may persist with fluctuations in body weight. So these are the side effects that these all effects we have already seen. इंसुलिन सिक्रीशन को भी इफेक्ट करता है. नेचुरली अगर T3 T4 को इफेक्ट कर रहा है, पैंक्रियाटिक आइलेट्स को इफेक्ट कर रहा है, IGF लाइक, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो दीज ऑल में रिजल्ट इंक्रीजिंग इंसुलिन लेवल्स. इन सब वजहों के वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, इंसुलिन लेवल बढ़ सकता है, and that may be related with decreased resting metabolic rate, which has been attributed to lower T3 levels.
There is a delay, peak, and blunted response. Again, now these are the medical scientific terms. HPA axis पे effect होता है, leptin का secretion effect होता है. These points you can take for your note and for your elaboration of answers. Now, ghrelin injection, as we have already seen, कि stomach के cells, gastrointestinal cells, ghrelin secrete करते हैं. That is marked by normal increase in growth hormone, GH, prolactin, ACTH, cortisol, and glucose with a decrease in insulin, and increases appetite and food intake, जिसकी वजह से खाना ज्यादा करने लगते हैं, ज्यादा खाते हैं, appetite में increase होता है, food intake बढ़ता है. Bone density is also altered. This appears to be determined primarily by presence of previous anorexia. So some of the manifestations are related. Anorexia and bulimia have been found to be somewhere interrelated. कभी कभी इनका आपसी रिलेशन भी है. कभी अनोरेक्सिया का ट्रीटमेंट के दौरान बहुत कम खाते थे पेशेंट्स, उनके ट्रीटमेंट के दौरान जो इंजेक्शन से या मेडिसिन से इंसुलिन का लेवल बढ़ा करके डाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई, एंड अल्टीमेटली दैट रिजल्टेड इनटू बुलिमिया. So that may be interchangeable conditions जो control से बाहर चले जाते हैं. Now on the last, the eating disorders not otherwise specified. These diseases or these disorders have not been extensively studied but may appear frequently in females with menstrual dysfunction than realized. सबसे ज़्यादा इनका effect menstrual dysfunction पे होता है. This group includes patients whose weight has not fallen to less than 85% of ideal body weight. Body weight से बहुत ज़्यादा नहीं कम होता है, but otherwise problems are there. Amenorrhea, that is less than 3 months menstrual cycle में disbalance आ जाता है, improper cycle appear होने लगता है. Patients purge regularly without binging or vice versa. Some patients present the female athletic triad. This is another disorder. Eating amenorrhea and osteoporosis, जो female athletes, gymnasts, runners ये सब होते हैं, वो बहुत ज़्यादा controlled डाइट लेते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा hormonal कंट्रोल में रखने की वजह से osteoporosis, amenorrhea, disordered eating, that may appear. Athletic women without eating disorder are often noted to report abnormal eating behavior that cannot be categorized as anorexia or bulimia, but may have characteristics of both. कभी-कभी दोनों जो पहले प्री एग्जिस्टिंग एनोरेक्सिया और बुलिमिया, दोनों में से कोई पर्टिकुलरली नहीं, कभी एनोरेक्सिया के कैरेक्टर्स सिम्टम्स दिखने लगते हैं, कभी बुलिमिया के सिम्टम्स दिखने लगते हैं. दिस इज द this hypoestrogenic hypothalamic amenorrhea may develop with normal to low gonadotropins. इनफर्टिलिटी में रिजल्ट हो सकता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स बहुत कम सिक्रीट हो सकते हैं. So these are the characters. IGF level कम हो सकता है, T3 level कम हो सकता है, T4 level कम हो सकता है. Cortisol levels are higher than matched, और cortisol level just reverse, जो stress hormone है वो high हो जाता है. So ultimately these are the defects that are observed, and as a conclusion we can say anorexia is not a diet. Anorexia का मतलब ये नहीं कि हम किसी ने खाना कोई डाइट पे है तो उसको एनोरेक्सिया नहीं हो गया, मतलब उसने खाना कंट्रोल कर लिया है, ऐसा नहीं है. एनोरेक्सिया उसको हुआ है जिसको हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से इम्प्रॉपर हेल्थ है. बुलिमिया इज नॉट अ बैड हैबिट. जिसको बुलिमिया है वो खाते जाने की कोई बुरी आदत नहीं है. दैट इज अगेन अ हार्मोनल डिसऑर्डर. वो जानबूझ के नहीं खा रहा है, उसके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से वो इस तरह से अननेचुरल वे में खाना खा रहा है. EDNOS is not just being a picky eater. These are disorders. They are horrible and are not life choices. EDNOS भी का भी वही हाल है, वही है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने चॉइस से अपने आप को इन बीमारियों से ग्रसित कर लिया है. They are horrible and are not life choices. Now, so
दिस इज द ईटिंग डिसऑर्डर्स। इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड, कुछ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और डिटेल्स डाल दूंगी, कुछ आप अपने नोट्स के लिए स्लाइड से लीजिए, एमएससी के लेवल के नोट्स बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़िए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू like to grow it, and press the bell icon to get notification of forthcoming or upcoming videos. अभी प्रेजेंटली तो मैं ईवीएस के सिलेबस खत्म कर रही हूँ, तो एनवायरमेंटल इश्यूज पर वो भी बड़े हो जा रहे हैं क्योंकि समय कम है और बहुत बड़ा सिलेबस खत्म करना है। बट इन फ्यूचर अब इसके बाद मैं थोड़े छोटे वीडियोस पर स्ट्रेस डालूंगी, ताकि मुझे भी इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है इतने बड़े बड़े वीडियोस तैयार करने में। So